हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चलिए आज हम इस कहानी में सुनेंगे खौफनाक जंगल के बारे में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कब तक जिंदा रखना है इसको? पैसे मिलने तक, और नहीं मिला तो गिद्धों का खाना बनाएंगे और क्या। ये सब बातें 5 लोगों के बीच हो रही थी। ये लोग शहर के बाहर एक पुराने किले के खंडहर में थे। बातचीत करने वाले ये लोग अपहरणकर्ता थे जो फिरौती के लिए अपहरण करते थे और फिरौती मिलते ही खत्म कर देते थे। इस बार इन लोगों ने 21 वर्षीय छात्रा विधि को किडनैप किया था। वह अपनी एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए आई थी और इन लोगों ने उसे वहीं से किडनैप कर लिया था। किडनैप करने वाला मुख्य था भीमा। भीमा के गैंग की वारदातें अक्सर खबरों का हिस्सा रहती थी। कैसे ये लोग बर्बरता से हत्या कर देते थे। कई बार तो लाशें भी नहीं मिलती थी। मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? डर से रोती हुई विधि ने कहा। बिगाड़ा कुछ नहीं है, मगर बना सकती हो। तेरी कीमत अभी तेरे बाप से वसूलूंगी। भीमा ने विधि के बाल पकड़ते हुए कहा। दादा, ज्यादा टॉर्चर झेल नहीं पाएगी। आजकल की छोड़ियां खाती कहाँ है? मर गई तो क्या करेंगे? लखन ने हंसते हुए कहा। पैसा तो इसकी लाश से भी वसूल लेंगे। लखन बीरू, ख्याल रखना इसका। मैं हाईवे की तरफ से आ रहा हूँ। फोन करने यहाँ नेटवर्क नहीं है। मैं हाईवे की तरफ जा रहा हूँ फोन करने, यहाँ नेटवर्क नहीं है। और हाँ, भागने की कोशिश करे या ज़्यादा परेशान करे तो मार के फेंक देना अपने जंगल वाले कब्रिस्तान में। वहाँ या तो भूखे जानवर या चिल कौवे या गिद्ध खा जाएंगे। भीमा ने निर्दयता से कहा। आप जा रहे हो तो थोड़ा मुर्गा भी ले आना, रात के लिए भूख लग रही है। जीवन ने कहा। मुर्गा तो ले आऊंगा, लेकिन पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ हुई ना तो मुर्गा की जगह तुझे भूनकर खा जाऊंगा। तेरी लापरवाही से पुलिस वाले यहाँ तक पहुँच गए थे। भीमा ने उसे धमकाया और सबको चेतावनी देकर चला गया। हाईवे वहाँ से दूर था। पुलिस को लोकेशन न मिले, इस वजह से भीमा फोन हमेशा वारदात की जगह से दूर रखता था। भीमा के जाते ही बाकी बचे किडनैपर शराब पीने लगे। विधि रोए जा रही थी, मगर रोते रोते वह वहाँ से भागने की कोशिश में लगी थी। उन लोगों को शराब में डूबते देख वह नज़र बचाकर हाथ खोलने की कोशिश करने लगी। वहाँ 4 किडनैपर बैठे थे। कुछ देर बाद उनमें से 2 किडनैपर कुछ काम को लेकर जीवा और लखन वहीं बैठे शराब में मस्त थे। अरे, इस छोड़ी को देख के लग रहा है कि इसे मारने में हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप रोते रोते मर जाएगी, जीवा ने ठहाके लगाते हुए कहा। आपकी बात फिरौती थोड़ी ज़्यादा ही लेंगे। पिछली बार का सारा पैसा बाप की 13वीं में खर्च हो गया। मन भर के दारू भी नहीं पिया, कहकर लखन भी हंस पड़ा। अरे, इस बार शहर गया तो अंग्रेजी वाली दारू लाया। तू रुक ना, नीचे से लेकर आता हूँ और घर पे बात भी कर लूँगा। कब से घर नहीं जा पा रहा हूँ, जीवा ने कहा। दोनों शराब में बिल्कुल टुन थे। इधर विधि की हाथ की रस्सियाँ भी ढीली हो गई थी। जीवा के बाहर जाते ही विधि ने पानी मांगा। पानी चाहिए तेरे को? नहीं मिलेगा पानी, कुछ नहीं मिलेगा, चुप करके बैठ। तड़खड़ाती जुबान से लाखन ने विधि को पास आकर धमकाया। बस विधि को मौका मिल गया था। विधि ने अपने बंधे हुए दोनों हाथ से चम्मच उठाकर सीधा लखन की आंख में हमला किया। शराब के नशे में धुत लखन संभल नहीं पाया और वह वहीं गिर गया। विधि ने जल्दी से हाथ पैर खोल लिए और दरवाजे तक आई। तब तक जीवा फोन से बात करता हुआ अंदर आ रहा था। वो बेहद
नशे में था। इस बात का फायदा उठाकर एकदम से विधि ने उस पर वार किया। वह कुछ हड़बड़ाया। अगले ही पल विधि ने वहां रखी शराब की बोतल उठाकर उसे दे मारी। उसके हाथ से फोन छूट गया। विधि ने फोन उठा लिया। इससे पहले दोनों संभल पाते विधि बिजली की फुर्ती से वहां से भाग। वह जगह एक खंडर नुमा किला था। वहां से भागकर विधि जैसे ही थोड़ा ही भाग पाई थी, तब तक लखन और जीवा संभल चुके थे और वीरू सुहास भी आ चुके थे। वह चारों ही विधि को पकड़ने दौड़ पड़े। विधि भागते हुए खंडर से बाहर आई। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर लोग सड़क पर खड़े थे। उन्हें देखते ही विधि मदद को चिल्लाई, सुनिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजिए मुझे। सड़क पर खड़े दोनों लोगों ने विधि की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखें और फिर वहां से चुपचाप चल दी। विधि एक बार फिर चिल्लाई, मगर उन लोगों ने नहीं सुना। तब तक वीरू और बाकी सब किडनैपर दिखाई दिए। घबराकर विधि वहां से भाग गई। ये इलाका उसके लिए बिल्कुल अनजान था। वह बस बेतहाशा भाग रही थी। भागते भागते वह जंगल की तरफ निकल गई। तभी उसे फोन की याद आई। उसने फोन निकाल कर देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। अब मैं क्या करूं, नेटवर्क भी नहीं है। कुछ सोचा, इमरजेंसी कॉल, हाँ वही करती हूँ। विधि ने 100 नंबर डायल किया तो वो कुछ कह पाती इससे पहले किडनैपर वहां आते दिखाई दिए। हड़बड़ाहट में विधि वहां से भाग निकली। शाम ढल चुकी थी और विधि भागते हुए अनजान जंगल में पहुंच चुकी थी। बेहद थकी और डरी हुई विधि एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पापा, आप कहाँ हो? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, पता नहीं मैं अब घर कैसे पहुंचूंगी। कहते हुए फिपक फिपक कर विधि रोने लगी। विधि का सर घुटनों में फंसाकर बैठकर रो रही थी। वहां एक हवा सी आई और हल्के से उसके बालों को उड़ाया। उसने सर उठाया तो उसे अपने कान के पास कोई महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वह चौंक कर उठ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक घने जंगल में है, एक अनजान जगह। उसने सर उठाकर देखा तो सूर्य बिल्कुल ढक चुका था। चारों ओर निगाह दौड़ाई तो खुद को अकेली पाई। ये क्या, एक मुसीबत से बचने में वह दूसरी मुसीबत के मुंह में आ गई। इतने घने जंगल में वह अकेली थी। अंधेरे में इस डर का एहसास उसे अब हुआ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? यहाँ कोई होगा भी नहीं मेरी मदद को। मैं कैसे बाहर निकलूंगी? विधि जैसे ही उठी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से भाग के गया। फिर ऐसा लगा जैसे कान में किसी ने कहा। विधि और डर गई। वो रोते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसे यह लगे कोई उसके पीछे है। वह पलटी तो वहां कोई नहीं होता। फिर वह तेज तेज चलने लगी। उसके पीछे के कदम की आवाज भी तेज हो गई। वह और तेज चलने लगी। कदमों की आवाज भी तेज हो गई। बेहद डरी हुई विधि भागने लगी और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। उसे यह लगा कि किसी ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। वो चीखी और उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। जहां वो गिरी वहां कोई चीज उसके हाथ में लगी। वह कुछ था। विधि ने उसी चीज पर हाथ घुमाया तो कांप गई। वो किसी का हाथ था जो जमीन में दबा हुआ था और थोड़ा दिख रहा था। विधि डर से थरथराने लगी और वहीं पैर को समेटते हुए डर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज में कुत्तों की रोने की आवाज और शामिल हो गई। कुछ ही देर में भेड़ियों और सियारों की आवाज भी आने लगी। वो हड़बड़ी में उठी तो आसपास देखा। वहां तो छोटे छोटे कई हड्डी बिखरे थे, जैसे कि जंगली जानवर के उन्होंने खाया हो। थोड़ी ही देर में वहां सियार और कुत्ते की आवाज और तेज हो गई। वो आवाज और करीब महसूस हुई। विधि ने सर उठाकर देखा तो
सिहर गई। उसके सामने जंगली कुत्ते और सियार खड़े थे। अब क्या करे? यहाँ कोई है ही नहीं जो उसे बचा सके। यह तो उसे नोचकर खा ही जाएंगे। इस डर से वह उठकर खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वह अपने कदम पीछे बढ़ाती, सियार और जंगली कुत्ते उसी की ओर बढ़ते हैं। वह बेहद डर गई। डर की वजह से कांपने लगी। उनमें से एक सियार उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ा। भय से उसने आंखें बंद कर ली। उस पर हमला कर ही पाता उससे पहले किसी ने आकर उसे वहां से हटा दिया। विधि ने जब आंख खोली तो उसकी जान में जान आई। वहां एक पुलिस वाला था। आर यू ओके मैम? घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, पुलिस वाले ने आश्वासन देते हुए विधि को कहा। विधि डरी हुई आंखों से उन जंगली कुत्तों और सियारों को देख रही थी। अब बिल्कुल मत डरिए मैम, मेरा सामना ऐसे जंगली जानवर से रोज होता है और इन्हें कैसे भगाना है मुझे अच्छी तरह से आता है। बस आप घबराइए मत और बिना डरे इनकी आंखों में देखिए, पुलिस वाले ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। लेकिन वह विधि डर से बस इतना ही कह पाई, घबराना बिल्कुल नहीं है, अब बस हिम्मत बनाए रखें। इनकी आंखों में देखकर इन्हें साबित कर दीजिए कि आप इनसे नहीं डर रही हैं। एक बार इनके नेता को डरा दीजिए, पूरी जनता अपने आप भाग जाएगी। पुलिस वाले ने विधि से कहा। उसे थोड़ी हिम्मत आई। उन दोनों ने एक साथ एक सियार की ओर देखा जो उन सबसे खूंखार लग रहा था। विधि जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो पहले तो उसने अपनी आंखें थोड़ा और फैलाई। विधि और पुलिस वाले लगातार देखने पर उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए। फिर धीरे धीरे सभी जानवरों ने अपने कदम पीछे की ओर की। एकाएक वह सभी भाग गए। विधि के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह सब कैसे? विधि ने आश्चर्य से पूछा। जंगल का नियम है, या तो डर जाइए, डरा दीजिए, पर यहाँ राज वही करता है, सामने वाले को डरा देता है। वैसे इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं जहाँ पल पल खतरा है? पुलिस वाले ने उसकी ओर देखते हुए कहा। विधि अभी भी डरी हुई थी। गले से मुश्किल से आवाज निकल रही थी। मुझे घर जाना है, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दूंगा। मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूँ। आपको मेरे होते हुए डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। मगर आप यहाँ पहुँची कैसे? फॉरेस्ट ऑफिसर की बात सुनकर विधि ने अब तक जो भी घटना हुई उसे बता दिया कि कैसे वो यहाँ पहुँची, क्या क्या हुआ। वो लोग बहुत खतरनाक है सर, उनमें से एक का नाम भीमा है, विधि ने डरती हुए आवाज में कहा। ओ भीमा, वो तो इंसान के रूप में शैतान है, गाजर मूरी की तरह काट देता है लोगों को। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं और जो आप बिखरी हुई हड्डियाँ देख रहे हैं, उसके द्वारा मारे गए लोगों के लाश के अवशेष हैं, जंगली जानवर ने खाकर छोड़ा है। पुलिस वाले की बातों ने विधि को और डरा दिया। सर, वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा, विधि ने रोते हुए कहा। आप रोइए मत, मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूंगा। उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द, इससे पहले भीमा और उसके आदमी यहाँ तक पहुँच जाए। उसके पास हथियार भी ज़्यादा हैं और लोग भी ज़्यादा हैं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर होगा हम अपना बचाव करते हुए यहाँ से निकल चले, पुलिस वाले ने उसे समझाते हुए कहा। विधि ने हामी भरी और दोनों वहाँ से चल दिए। जैसे जैसे विधि आगे बढ़ रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। सर, यहाँ कोई है? सर, लग रहा है कोई अभी भी देख रहा है, हमें साथ चल रहे हैं, विधि ने डरते हुए कहा। आप यहाँ नहीं हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैं पिछले 3 महीने से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने कभी यहाँ किसी को नहीं देखा, बस आज ही आपको चीख सुनी तो इस ओर चला आया।
मैं भी यहाँ ज़्यादा नहीं आता। इलाका बेहद खतरनाक है। पुलिस वाले विधि को सब बता रहा था। धीरे धीरे विधि का डर कम हो रहा था। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस वाला कभी जंगल के किस्से सुनाता तो कभी आत्मरक्षा करने के बारे में बताता। यहाँ से दूर चलने पर मेरा कैंप है, वहाँ मेरे साथी आपको मिल जाएंगे। हम वहीं से आपके परिवार वाले को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पुलिस वाले ने कहा। दोनों कुछ देर चल रहे थे, तभी किसी के पैरों की आहट लगी। पुलिस वाले ने सावधान रहने को कहा। विधि लगता है कोई है, कहकर दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। का अंदेशा बिल्कुल ठीक था। वीरू अलग लखन और वहीं थे। दोनों विधि को ढूंढ रहे थे। तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। ओ नो, हताश भरे स्वर में पुलिस वाले ने कहा। क्या हुआ सर? विधि ने पूछा। मेरी गन कहीं गिर गई, माथे पर हाथ रखकर पुलिस वाले ने कहा। अब क्या करें सर? विधि घबराते हुए बोली। हम यहाँ हैं, उन्हें पता नहीं है। आवाज मत करना, बिल्कुल मुंह पर उंगली रखते हुए उसने कहा। दोनों वहीं चुपचाप खड़े थे। वहाँ उनसे कुछ ही दूरी पर लखन और वीरू खड़े थे। वह लड़की बचनी नहीं चाहिए, गुस्से में वीरू गुर्राते हुए कहा। हाँ, उसकी वजह से दादा ने जीवा को मार दिया, क्योंकि वह उसे चकमा देकर भाग गई। अगर हम उन्हें नहीं पकड़ पाए तो वह हमें भी मार देंगे, मुठिया भींचते हुए लखन बोला। उन दोनों की बातें सुन विधि डर रही थी। वह दोनों इधर उधर विधि को ढूंढ रहे थे। कुछ देर ढूंढने के बाद आगे बढ़ गए। उनके जाते ही विधि रो पड़ी। सर, ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, रोते हुए विधि ने कहा। विधि, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। जंगल में कदम कदम पर खतरा है। हमारा सबसे बड़ा खतरा हमारा डर है। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। अभी हमें बहुत दूर चलना है। कैंप यहाँ से दूर है और ये इलाका इन बदमाशों का है। यहाँ से निकल गए तो सब ठीक होगा। पुलिस वाले ने उसे ढाढ़स बंधाया। अपनी सारी हिम्मत जुटा विधि आगे बढ़ने लगी। बहुत देर चलने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वह बेहद थक चुकी थी, भूख और प्यास भी लग गई थी। सर, मैं अब नहीं चल सकती, विधि ने हांफते हुए कहा। हिम्मत रखो, यहाँ से कुछ किलोमीटर पर ही कैंप है, वहाँ पहुँचकर सब ठीक हो जाएगा। सर, पानी, सर पानी, थोड़ा पानी मिल जाएगा। विधि का स्वर बहुत मुश्किल से निकला। पानी? ठीक है, तुम यहाँ रुको। पानी पीना है? ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। और हाँ, कहीं जाना मत और डरना बिल्कुल मत। हिम्मत रखो, कोई भी मुसीबत हिम्मत से बड़ी नहीं होती। मैं जल्दी आऊँगा, पुलिस वाले ने कहा। हिम्मत रखो, कुछ भी हो तुम्हारे सामने, हिम्मत रखो, कुछ भी हो तुम्हें सामना करना होगा, पूरी हिम्मत से, दिमाग से, ओके? एक नुकीली लकड़ी देते हुए, इसे अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखो। आता हूँ, कहकर पुलिस वहाँ से चला जाता है। विधि वहीं डरी समीप बैठ गई। डर, हताशा और दुख से उसके आंसू नहीं थम रहे। वह घुटनों पर सर रखकर आंख बंद कर बैठ गई। कुछ देर बाद कदमों की आहट से उसका ध्यान टूटा। उसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। उसे लगा कि पुलिस वाला आ गया। आप आ गए सर, पानी मिला, इतना ही बोल पाई थी कि उसके सामने वाले का चेहरा देखा तो डर से सफेद पड़ गई। उसके सामने गन तान कर भीमा खड़ा था। तुम यहाँ? बेहद डरते हुए स्वर में विधि ने कहा। यहाँ छुप कर बैठी है चूहिया, भाग ले जितना भागना है। अब आराम करो हमेशा के लिए। बहुत दिमाग खराब किया तूने। आज तुझे तो ऐसी मौत दूंगा, मौत भी कांप जाएगी, दांत पिसते हुए भीमा ने कहा। सर सर, विधि चिल्लाते हुए पुलिस वाले को आवाज दे रही थी। यहाँ तो कोई मुर्दा भी तेरी आवाज नहीं सुनेगा, कहकर उसने विधि को बालों से पकड़कर घसीटा। जब विधि ने बचने की कोशिश की तो उसने 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। विधि जमीन पर गिर गई, उसके मुंह से खून निकल आया। जमीन पर औंधी गिरी विधि को पुलिस वाले की बात याद आई जो उसने आत्मरक्षा और
हालात का सामना करने के लिए उसे बताया था। उसने आंखें बंद कर हिम्मत बांधकर पलटी। उसने पलटते हुए दोनों मुट्ठियों से मिट्टी भरकर भीमा की ओर फेंक दी। आंखों में मिट्टी गिरते ही भीमा का संतुलन बिगड़ा और उसके हाथ से फायर हुआ। इस फायर से विधि बच गई। उसने उठकर एक लकड़ी को हाथ में थाम लिया जिसका एक सिरा नुकीला था, जो पुलिस वाले उसे देकर गया था। भीमा उस पर अगला वार कर पाता उससे पहले विधि ने लकड़ी को पूरी मजबूती से पकड़ कर सीधे भीमा की गर्दन पर घुसेड़ दिया। विधि ने जिस ताकत से वार किया वह बिल्कुल सटीक बैठा। लकड़ी काफी अंदर तक उसकी गर्दन में घुस गई। थोड़ी देर भीमा कराया और वहीं ढेर हो गया। इतना अचानक हुआ कि खुद विधि को भी यकीन नहीं हुआ। वह वहीं खड़ी रही। तभी वहां पुलिस वाला वापस आ गया। भीमा को मरे हुए देखा और विधि को खड़े देखा। वह समझ गया। तुम ठीक हो ना? पुलिस वाले ने सवाल पर विधि चुपचाप खड़ी रही। विधि उसने विधि को झंझोड़ते हुए पूछा। विधि का ध्यान टूटा और भीमा की लाश को देखकर वह घुटनों के बल गिर गई और रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किसी को मार दिया। मेरे हाथों से किसी का खून हो गया है, कहकर वह अपने दोनों हाथों को चेहरा से छुपाने लगी। यह खून नहीं, आत्मरक्षा है विधि। तुमने उसकी जान नहीं ली बल्कि अपनी जान बचाई है, पुलिस वाले ने उसे समझाते हुए कहा। मगर विधि कुछ समझ नहीं रही थी। वह लगातार रो रही थी। मैंने क्या कर दिया है? विधि फिपक कर बोली। तुमने एक ऐसे हैवान को मारा जिसने इंसान का शरीर ले रखा था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब यहाँ से चलो। गोली की आवाज़ सुनकर इसके आदमी भी यहीं आते होंगे और बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर भी। इससे पहले वह यहाँ आए हम कैंप तक पहुँच जाएंगे, पुलिस वाले ने विधि को समझाया। आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वह मुझे मार डालेगा, विधि घबरा कर बोली। राजा के मरते ही सैनिक भाग जाते हैं। भीमा की लाश देखा तो खुद भाग गए, पुलिस वाले ने कहा और उसे संभालते हुए वहां से ले चला। थोड़ी और चले होंगे कि कई आदमियों की आहट सुनाई दे रही थी। अब बिल्कुल मत डरो, विधि ऑफिसर आ रहे हैं, खुश होते हुए पुलिस वहां बोला। आपको डरने की घबराने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। बस आपको मेरा एक काम करना होगा, पुलिस वाले ने कहा। कैसा काम? विधि के चेहरे पे एक सवालिया निशान था। आपको यह नहीं बताना है कि मैं आपके साथ था, किसी भी ऑफिसर को। आपको सिर्फ यह बताना है कि आप वहां से भाग गई हैं और आत्मरक्षा में भीमा की जान चली गई है। उसके ऐसे कहने पे विधि थोड़ा सोच में पड़ गई। अरे आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं 2 दिन से पनिशमेंट में था और मुझे कहीं और भेजा गया था, मगर मैं पनिशमेंट से बचते हुए जंगल में उस तरफ चला गया था जहां कोई नहीं आता और आकस्मिक आप मिल गए। अभी यह सब जानने के बाद मुझे वाहवाही कम और पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है 2-3 दिन के लिए घर भी भेज दिया जाए, तो प्लीज़ आप किसी से कुछ मत बताइएगा। पुलिस वाले ने पूरी बात समझाई तो विधि ने हामी भर दी। विधि बेहद थकी हुई थी। अचानक उसे कोई उसके पीछे है। उसने पलट कर देखा तो कई काले धुएं उसके साथ चल रहे थे। विधि इतना डर गई कि बेहोश हो गई। विधि की जब आँख खुली तो उसने खुद को कैंप में पाया। कुछ देर बाद वहाँ बाकी ऑफिसर आए। उन्होंने विधि से पूछा कि विधि ने उन्हें बताया। हाँ, बस पुलिस वाले के बारे में कुछ नहीं बताया। आप डरने की जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। और भीमा का तो यही होना था, जंगल को कब्रिस्तान बना दिया था उसने। अभी कुछ दिन पहले ही 2 टूरिस्ट को मार दिया है। उनकी छत्र विछत्र शव पड़ी मिली हमें। ऑफिसर ने कैप उतारते हुए कहा, आप हमें उसके अड्डे पर और उस जंगल में और उस जगह ले चलिए जहां आपने डेड बॉडी देखी थी।
दूसरे ऑफिसर ने कहा। विधि ने हामी भरी। सामने लगे 2 तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। ये लोग कौन है? विधि तस्वीर के ऊपर इशारा करते हुए कहा। यही तो वो टूरिस्ट हैं जिन्हें भीमा ने बेरहमी से मार दिया था। यह सुनकर विधि चौंक गई, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि वही थे जो उसे वहां मिले थे जब वह कैद से भागी थी, जिससे उसने मदद मांगी थी। और वे लोग चुपचाप आगे चले गए। क्या हुआ मैम, आप जानते हैं इन्हें? ऑफिसर ने सवाल किया। विधि चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सब कुछ समझ गई। उन्हें क्या बताए? कुछ देर बाद में विधि को लेकर उस जंगल पहुंची। उसने जमीन में दबी डेड बॉडी देखी। स्थानीय पुलिस को भी सूचना कर दी गई थी। वह लोग भीमा के अड्डे पर पहुंच चुके थे और उससे अपने कब्जे में ले लिया था। विधि के कहने के अनुसार जब वो लोग बाहर पहुंचे तो सच में वहां का मंजर बहुत भयानक था। वहां चारों ओर कंकाल के टुकड़े टुकड़े पड़े थे और वहां लाश जो जमीन में दबी हुई थी उसे खोदकर निकाला जा रहा था। शायद कई दिनों से वहां दबी हुई थी, इसीलिए लगभग सड़ने लगी थी। चेहरे भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। विधि का वह मंजर नहीं देखना चाहिए था, इसीलिए वहां से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। सर, आपका शक सही था, ये कार्तिक सर हैं, कहकर पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब कार्तिक भीमा तक पहुंच गया था, इसीलिए भीमा ने कार्तिक को मार कर ही दफन कर दिया, क्योंकि अगर उसकी लाश हमें मिल जाती तो हम पूरी छानबीन करते। ये लीजिए सर, कार्तिक सर का बैज। भावुक होते हुए ऑफिसर ने वहां बैज सर को दिया, जिस पर लिखा था एम कार्तिक। विधि उसे देखकर कुछ याद आया। एम कार्तिक? वह बुदबुदाई। अचानक उसका माथा ठनका। कार्तिक जी नाम तो उसे पुलिस वाले की बैज पर भी था, जो उसके साथ वहां दौड़कर सर के पास गए। सर, यह बॉडी किसकी है? कुछ कांपते हुए उसने पूछा। हमारे होनहार ऑफिसर की है, जो भीमा का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब से उन टूरिस्ट की बॉडी मिली तब से, लेकिन पिछले 3 दिन से उनका कुछ पता नहीं था वो कहाँ गए। क्या आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? किसी अनहोनी की आशंका से विधि ने कहा। सर ने हाँ सिर हिलाते हुए अपने मोबाइल में कार्तिक की तस्वीर दिखाई। विधि के पैरों तले जमीन खिसक गए। कार्तिक वही था जो कल रात उसके साथ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। विधि के गले से बस इतना ही निकला। उसकी एक निगाह उस डेड बॉडी पर गई, निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब तक जो हुआ उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कार्तिक उसके साथ था, उसकी जान बचाने की मदद की, फिर कैसे? आखिर कैसे? साहमी विधि धीरे धीरे कदमों से पीछे बढ़ने लगी। एक पेड़ के पास जाकर वो रोने लगी। उसे शायद याद आने लगा कि कैसे उसने उसकी मदद की थी और उसे अपने बारे में किसी को नहीं बताने को कहा, क्योंकि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वह एक आत्मा थी और विधि खुद से ही कह रही थी कि अचानक एक आवाज कानों में पड़ी, क्योंकि तुम ही थी जो हमें देख सकती थी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कार्तिक की थी। उसके सामने खड़ा था। कार्तिक को अपने सामने देखकर चौंक गई। तुम? विधि इतना ही कह पाई। हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, ना ही कल था। मुझे तो इन लोगों ने मार दिया था। मेरी और मेरे जैसे कितनों की आत्मा भटक रही थी। तुम हम सबको देख सकती थी। तुम्हारी मदद कर वहां से भेजना चाहता था, सही सलामत, ताकि तुम सबको बता सको, यहाँ ला सको और हम सबको मुक्ति दे सको। लेकिन तुमने मेरे हाथों से उसे क्यों मरवा दिया? विधि ने सवाल किया। उस वक्त भीमा वहां आ चुका था और मैं एक आत्मा हूँ। मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन तुम मार सकती थी और महसूस कर सकती थी
मुझे ही क्यों? वहाँ मौजूद सभी आत्मा को जो तुम्हें बार बार दिख रहे थे। तुम्हारी जान बचाने के लिए जरूरी था भीमा की जान जाना। कार्तिक ने जवाब दिया। सर, कहकर विधि रोने लगी। रो मत विधि, तुमने हम सबको मुक्ति दे दी है। अब हम सब यहाँ से जा सकते हैं। सुकून से हम सबकी आत्मा को शांति मिल गई। कार्तिक के इतना कहते ही कई आत्मा वहाँ खड़ी हो गई। सबकी आंखें नम थी और कृतज्ञ भाव से विधि को देख रही थी। सबने विधि से हाथ जोड़ा और शुक्रिया कहा। यह देखकर विधि की भी आंखें भर गई। अगर मुझे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। थैंक यू मुझे मुक्ति दिलाने के लिए, कार्तिक ने कहा। सर, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। मैंने ऐसा पुलिस वाला कहीं नहीं देखा जिसकी आत्मा भी ड्यूटी कर रही है। थैंक यू सो मच सर, कहकर विधि रो पड़ी। अपना ख्याल रखना विधि। कार्तिक के इतना कहते ही वह तेज रोशनी हुई और कार्तिक सहित सभी आत्मा वहां से गायब हो गई। विधि वहीं खड़ी सोचती रह गई। कुछ देर में सर उसके पास आए और वापस चलने को कहा। विधि एकटक भरी आंखों से कार्तिक की डेड बॉडी देख रही थी। उसे कल घटी सारी बातें याद आ रही थी। विधि गाड़ी में बैठी वहां से चल दी, मगर उसके जाते ही वहां एक काला धुआं उठा। धीरे धीरे वह धुआं एक आकार में बदल गया। वह भीमा था और वो बोला, ये इलाका मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये खौफनाक जंगल की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।